रहा है आपको डायरेक्ट वन लाइनर के निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मतलब ये जो चार ऑप्शन के अंदर आपको पहाड़ियां दे रखी है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, रोजा भाकर की पहाड़ियां, इशराना भाकर की पहाड़ियां और गिरवा की पहाड़ियां, पूछा ये जा रहा है कि ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जो मध्य अरावली का भाग है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के बीच में ये जो अरावली है, इस अरावली को तीन भागों में आप पढ़ते हैं, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि मध्य अरावली का कौन सा भाग है। देखिए ये जो गिरवा की पहाड़ियां हैं ये तो होती है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। रोजा और इशाना भाकर जिस जिले में है वो है, याद रखिएगा, जालोर में। और मेरवाड़ा की पहाड़ियां जिस जिले में आती है वो जिला है अजमेर। यदि आपको इतना ही आइडिया है कि कौन सी पहाड़ियां किस जिले में हैं, क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए उदयपुर कहां पर है, तो आप कहेंगे सर यहां पर, मतलब ये मध्य अरावली में तो नहीं आता है। सिंपल सी बात है। रोजा भाकर और इसराना भाकर है जालोर में, और आप सब जानते हैं कि जालोर अरावली का भाग ही नहीं है, जालोर तो मरुस्थल का भाग है। तो ये ऐसे ही डिलीट हो गया। बच्चा एक ही ऑप्शन कौन सा? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और आप सब जानते हैं कि मध्य अरावली का जो विस्तार है वो केवल एक ही जिले में है, वो जिला कौन सा है? अजमेर। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? और यहां पर याद रखिए रोजा भाकर, इशराना भाकर, यदि आपको डायरेक्ट भाकर पूछता ना तो वो शिरोई जिले के पूर्वी क्षेत्र के अंदर तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं, आपको पता हो तो। क्लियर? आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। थार मरुस्थल राजस्थान वाला और बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है पेराबोलिक, ऑप्शन है तारा, ऑप्शन है बरखान और ऑप्शन है गराउड। अब सिंपल सी बात है, यदि आपने नॉर्मल भी कभी पढ़ रखा है कि राजस्थान के अंदर बालू का स्तूप, बालू का स्तूप का मतलब है रेत का कोई ना कोई आकार या फिर टिल्ले का कोई ना कोई रूप, क्या है? बालू का स्तूप। और हमारे राजस्थान में बहुत सारे बालू का स्तूप है, जैसे बरखान है, पेराबोलिक है, सब्र काफिज है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, या फिर अनुदेधरीय बालू का स्तूप है, या फिर आप यहां पर पढ़ते हैं सीप बालू का स्तूप, या फिर आप पढ़ते हैं आपके तारा बालू का स्तूप। मतलब जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे और ऐसे आपको पता होगा वर्तमान में एसआई के पेपर में भी पूछा गया था, जो हम कल सॉल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 ये एक प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। अब आप सब जानते हैं कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी आपको पूछे तो याद रखिएगा, आप सब जानते हैं वो कौन सी है? बांडी नदी। कौन सी है? बांडी नदी। बांडी नदी कहां से निकलती है? तो पाली की पहाड़ियों में। और पाली के अंदर कौन सा उद्योग लगा हुआ है? राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र उद्योग की मील कहां पर है? पाली में। मतलब रंगाई और छपाई उद्योग के लिए प्रदूषित जो जिला है वो है आपके पाली। नदी पूछे तो बांडी, और यही बांडी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। तो ऐसे घुमा के पूछ लिया कि लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूछा जा रहा है, भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वे कौन सा है। अब भोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेषा का पठार, लसाड़िया का पठार, ये इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि एग्जाम में पूछता ही पूछता है भोराट का पठार। अब ये जो भोराट का पठार है ये आपके 2 जिलों में है, एक तो उदयपुर और एक है आपके राजसमंद। लेकिन यहां पर जिले नहीं पूछे, स्थान पूछ लिए। तो उदयपुर का तो है आपके गोगुंदा और राजसमंद का है आपके कुंभलगढ़। मतलब यह है कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठार है उसे क्या कहा जाता है? भोराट का पठार। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कुंभलगढ़ और कौन सा? राजसमंद। सॉरी, कुंभलगढ़ राजसमंद में और गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। इसी प्रकार आप वो पढ़ते हैं ना ऊपरमाल का पठार कि भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य का भाग, उसी प्रकार है गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है? भोराट का पठार। ये भोराट का है, जबकि एक नाम आपने सुना होगा भोमट का पठार। कौन सा? भोमट का पठार। और ये जो भोमट का पठार है ये तो आपके यहां पर है, जैसे ये रहा हमारा राजस्थान, ये क्षेत्र है आपके भोमट का पठार। क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा गया था भोमट का पठार किस राज्य के साथ लगा हुआ है, तो याद रखिएगा यहां पर है गुजरात। मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ये 4 जिलों का क्षेत्र है भोमट का, जबकि भोराट, उदयपुर और राजसमंद। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या पूछा जा रहा है? देखिए राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है। मतलब यहां पर डायरेक्ट पूछ रहा है कि राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा वो क्या कहलाती है। आप कहेंगे सर वो है मावट। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि मावट क्या है? शीतकालीन वर्षा। मावट कहां से आती है? तो याद रखिएगा वो आती है आपके भूमध्य सागर से। कहां से आती है? भूमध्य सागर से। लाड़े में शायद कौन है? पश्चिमी विक्षोभ। मावट को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है आपके सुनहरी बूंदे, यानी कि गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे। और ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? तो याद रखिएगा रबी की फसल। लेकिन प्रमुख रूप से फसल भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा गेहूं।
बस ये है आपके, और दिसंबर माह में आती है, ठीक है, दिसंबर से जनवरी। तो याद रखिएगा क्या है, मावठ। मावठ क्या है, शीतकालीन। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। हाँ ठीक है, ये हम मानते हैं कि नित्यवाही नदी किसे कहा जाता है, चंबल को, कोई दिक्कत नहीं। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। आप कहेंगे जी नहीं, चंबल नदी का जो पानी है वो सिंचाई के रूप में भी है, पेयजल के रूप में भी है, और उद्योग के रूप में भी यूज लिया जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, और एक कोटा बेरा जैसा बांध है जिसका उपयोग केवल सिंचाई सुविधा में है, बाकी पेयजल में भी है। मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन कथन ए सही है, बाकी आर गलत है। कथन ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कितना शानदार क्वेश्चन दिया है, नदियों से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, मतलब वहां पर केवल चट्टानी भाग है, मरुस्थल नहीं है। शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौहटन, फलोदी पोखरण। आप सब जानते हैं कि 3 ऐसे स्थल, फलोदी, पोखरण और बालोतरा, यहां पर मिलता है आपके क्या, याद रखिएगा, हम्मादा। और हम्मादा क्या होता है, तो याद रखिएगा चट्टानी मरुस्थल। और पूछ भी तो यही रहा है कि बालू का स्तूप मुक्त होना चाहिए, मतलब चट्टानी। तो फलोदी कहां है, जोधपुर में, पोखरण कहां है, जैसलमेर में, और बालोतरा कहां पर है, बाड़मेर में। मतलब हम्मादा पाया जाता है फलोदी, पोखरण और बालोतरा। पूछने का तरीका देखिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फेल्यू, बांका पट्टी, बांका पट्टी, या इसे आप क्या बोलते हैं, कुब्बड़ पट्टी। और ये क्या है आपके, आप कहेंगे सर फ्लोराइड का जमाव। क्या है, फ्लोराइड का जमाव। पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो दांत पीले हो जाते हैं और हड्डियां थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, आदमी झुक जाता है, बांका हो जाता है, इसीलिए बांका पट्टी। और पीछे से कूब निकल जाती है ना, वही है ये कुब्बड़ पट्टी। इसका विस्तार है आपके जाइल से लेकर पुष्कर, जाइल से लेकर पुष्कर। जाइल है आपके नागौर में, और पुष्कर कहां पर है, अजमेर में। यहां पर एक ऑप्शन में है नागौर में। पूछा ऐसे भी जा सकता है कि कुब्बड़ पट्टी में कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस रोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपको, आहड़ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़, आड़ है ना आपके, एक सभ्यता स्थल है आयड़, आयड़ नदी के किनारे, और ये कहां पर है, उदयपुर में। ये तो आप जानते हैं, जिसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई। पूछ रहा है असत्य। देखिए, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही है, आहड़ का जब उत्खनन हुआ तभी तो यहाँ पर मानव के जीवन पर प्रकाश पड़ता है कि यहाँ पर हमें मर्द भांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ के लोग जो थे वो ग्रामीण विशेष से थे, यही तो जानकारी मिलती। दूसरा, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, जी नहीं, यहाँ पर हमें ईंटें नहीं मिली है। ये जो असत्य है वो ऑप्शन नंबर 2 है। फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर है नहीं ना ईंटों का, और यही लाइन वापस यहाँ दे रखी है। चौथा है, आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत व सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टाइज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर जो आवासीय भवनें है ना, वहाँ की जो नींव है वो ईंटों की होती थी, ये बात गलत है, नींव ईंटों की नहीं होती थी, ठीक है ना। तो इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या पूछ रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। बेराट यानी कि जो विराट नगर है, प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। अब सिंपल सी बात है, बेराट सर्वप्रथम जानकारी देने वाले थे दयाराम शाहनी। इसके बाद में जानकारी यानी उत्खननकर्ता जो थे उनमें 2 नाम मिलते हैं, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। यहां पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दयाराम शाहनी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 17। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्ध का उल्लेख किया है। ऐसे कौन से विदेशी यात्री हैं जिन्होंने गुज्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी दी। मार्को पोलो, जी नहीं, सुलेमान, यही तो है, सुलेमान। कौन सा है, याद रखिएगा, सुलेमान जो मिहिर भोज के समय आया था। मिहिर भोज है ना आपके, मिहिर भोज जिसे आप गुज्जर प्रतिहारों का कहते हैं पितृहंता, जिन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके सिंहासन हड़पा था, और प्रतिहारों का स्वर्ण काल भी इसी का काल कहलाता है। तो वही है सुलेमान, और सुलेमान ने मिहिर भोज को बोरा कहा था, ठीक है, इस्लाम का दुश्मन। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए। अच्छा ये थोड़ा कूट से है, तो ये लीजिए, पूरे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, शायद दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो देखिए। चलिए, पूरा तो वैसे नहीं दिखेगा, फिर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो यहां तक सोल्व करना है, कर लेंगे जो भी होगा। देखिए
क्या पूछा जा रहा है, बात पूरी अरुणा राज के बारे में है। अरुणा राज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि अरुणा राज ने तुर्कों के आक्रमण से अजमेर की भूमि अपवित्र हो गई थी, इसको पवित्र करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। सही है। ये मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। जी नहीं, मालवा का जो नरवर्मन है इसका संबंध अरुणाराज के पिता से रहा है, और अरुणाराज के पिता हैं अजय राज। अजय राज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया था। यह बात तो गलत है, अरुणाराज से कोई संबंध नहीं है। तीसरा क्या है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल, जिसका नाम था कांचन देवी। कौन था? कांचन देवी। उसी से जन्म लेता है सोमेश्वर, और सोमेश्वर का पुत्र है आपके पृथ्वीराज तृतीय। वे अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, बिल्कुल सही बात है। अरुणाराज की हत्या करने वाला इसी का पुत्र था जगदेव, इसीलिए जगदेव को कहा जाता है चौहानों का पितरहंता। कितना शानदार क्वेश्चन। ए गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। पूछने का तरीका बहुत शानदार रहा है उस समय भी। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? रणथंबोर की विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किससे सौंपा था? तो याद रखिएगा, यह है आपके उलुग खां। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि नुसरत खां तो मारा गया था, आपको पता हो तो रणथंबोर में, और अकत खान था नहीं कोई, उमर खान। एक ही जानते हैं आप भाई, रणथंबोर पर आप दो लोगों को जानते हैं, उलुग खां और नुसरत खां। नुसरत खां मारा गया, बचा कौन? उलुग खां, इसको सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया है। पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? अमीर खुसरो, जिसे हिंदुस्तान का तोता बोलते हैं, तूतिया हिंद, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन। सिंपल सी बात है, इनकी आप एक ही पुस्तक पढ़ते हैं और वह है आपके खजाइन उल फुतू। और अलाउद्दीन चित्तौड़ पर एक और पुस्तक हमें जानकारी देती है, वह है पद्मावत, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायशी। यहां पर अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी है? खजाइन उल फुतू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपको, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण किया था? दो नाम आपको अक्षर बताते हैं, एक तो है झाला बिंदा और एक है आपके नाम, याद रखिएगा, झाला अज्जा। झाला बिंदा ने जिसके राज चिन्ह धारण किए वो है महाराणा प्रताप, और झाला अज्जा ने जिसके किए वो है आपके सांगा। यहां पर सांगा घायल होने के बाद में झाला अज्जा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ये सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22। क्या पूछा जा रहा है, देखिए। अब ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर अभी किसी एग्जाम में हमने देखने को मिला था, बिल्कुल हाँ, ये देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? प्रताप के पक्ष में राम सिंह तंवर, जी हाँ बिल्कुल था, आपको पता भी होगा। और ये तो वो वक्त हैं जो राज्याभिषेक में भी थे प्रताप के। झाला बिंदा भी थे राज चिन्ह धारण करने वाले। कृष्णदास चुंडावत भी थे। जो नहीं था वो था अशोक परमार। अशोक परमार जगनेर भरतपुर से आया था खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए, और ऊपरमाल की जागीर भी दी थी जहां पर बिजोलिया स्थापित किया था, याद होगा। तो यहां पर 1, 2 और 3 है, जबकि जो नहीं है वो अशोक परमार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 23। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 ये लीजिए। पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला कौन है? आप कहेंगे महाराणा राज सिंह, क्योंकि महाराणा राज सिंह ने जिसका विरोध किया वो है औरंगजेब। विवाद के कारण बहुत सारे रहे। औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया। औरंगजेब के खिलाफ जाकर इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ और मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वृंदावन से आए मूर्तियों को शरण दी, और झजिया कर जो वसूला था औरंगजेब ने, इसका पत्थर लिखकर विरोध किया था। इसीलिए उपाधि दी गई थी विजय कटकातु की महाराणा राज सिंह। क्वेश्चन नंबर है 24। क्या कह रहा है, देखिएगा। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? अब सिंपल सी बात है, पंडित नैनूराम शर्मा जिन्होंने 2 प्रजामंडल, एक तो हाड़ौती प्रजामंडल का अभिगठन किया था, हाड़ौती प्रजामंडल 1934, लेकिन 35 में अलग हो गया कोटा, इसलिए वापस कोटा प्रजामंडल का अभिगठन करने वाले कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा, और इनके साथ में थे अविन हरि। क्लियर। अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, संप सभा की स्थापना। संप सभा की स्थापना आप सब जानते हैं कब की गई थी? तो 1883 में। कहां पर की गई थी? शिरोई में। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में। कहां पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा। और इसके गठन करता है गोविंद गिरी, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा? भगत आंदोलन।
क्लियर? जिसके तहत वो घटना हुई थी ना मानगढ़ पहाड़ी वाली 17 नवंबर 1913, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मेवाड़ भील कोर ने गोलियां चलाई और 1500 भील शहीद हो गए। ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन किए, सेकंड ग्रेड के अंदर आ रखे हैं। अगले सेशन में फिर और अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।